हेलो फ्रेंड्स, मंडासर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, भारतीय संविधान टॉप 15 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रट लें इन्हें। तो देखिएगा, थंबनेल में जिस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं उसी प्रकार से आपको इस पूरी क्लास में मिलने वाला है। टॉप 50 क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं। इसमें इस प्रकार के प्रश्न होंगे, या तो कुछ एग्जाम में आए हुए हैं या उनके आने की प्रबल संभावना होगी। टॉप 15 किसी पर्सनल टॉपिक से ये प्रश्न नहीं होने वाले हैं। ये सभी टॉपिकों को मद्देनजर रखते हुए ये आपकी क्लास बनाई गई है। तो आप ज़रूर इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और लास्ट तक, अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। कितने आपको प्रश्न आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह सेशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। कोविड-19 ऐसी अन्य परिस्थितियों में सरकार किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से बिना वेतन अनिवार्य सेवा ले सकती है, किस में उल्लेखित है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस प्रकार करंट से जोड़ते हुए अपन देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को कि किस प्रकार ये सरकार है या किसी भी व्यक्ति को बिना वेतन अनिवार्य रूप से सेवा ले सकती है। ऐसा मौलिक अधिकारों में है या विधिक अधिकारों में है या नीति निर्देशक तत्व में है या नागरिकता में है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड, जल्दी से आप इसका उत्तर बताइएगा। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। बात करते हैं अनुच्छेद 23(2) की। अपन बात करें शोषण के विरुद्ध अगर आपके अधिकारों की बात करें तो 23(2) में लिखा हुआ है कि सरकार सार्वजनिक रूप से कोई कार्य करवाती है या सार्वजनिक रूप से किसी नागरिक का सहयोग ले सकती है तो अनिवार्य सेवा के रूप में उसको कार्य करवा सकती है। इस प्रकार का प्रायोजन अपने को मौलिक अधिकारों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप करंट जीके के माध्यम से भी इनको सबको याद रखें, जोड़ते हुए आप याद रखें इन सब बातों को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें अपन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? आपको प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के मिलने वाले हैं इसमें, तो आप बिल्कुल सोचिए, समझिए, अनुमान लगाइए। 3 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर बी राज्य का, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय शासन का केवल, और ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है भारत के सभी नागरिकों का। तो देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व को लागू करना किसका कर्तव्य है, बिल्कुल किसकी ड्यूटी बनती है ये? आपने नीति निर्देशक तत्व टॉपिक पढ़ा हो तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी इस पर क्लिक किया है राज्य का, बिल्कुल राज्य का कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाएगा। राज्य को ये नीति निर्देशक तत्व राज्यों को क्या देते हैं? सलाह देते हैं। इस प्रकार का एक अच्छा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। देखिएगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। आप इसका बताइएगा उत्तर, कौन इसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शन आपके सामने है, 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। अगर आपने चूज किया है इस प्रश्न का उत्तर, आपने बताया है मेरे लाडलों, क्या आपने बताया? अगर ऑप्शन नंबर सी पर आपने क्लिक किया लोकसभा का अध्यक्ष, अगर स्पीकर की आप बात कर रहे हो तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। स्पीकर ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बाकी जितनी भी समितियां हैं इनके कार्यकाल की बात करें तो 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष होते हैं। इन सब प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? बताइएगा, मूल कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू किए गए, कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? तो आपका, अगर आपने चूज कर लिया ऑप्शन नंबर बी, आपने बताया सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और बात करें 42वें संविधान संशोधन को भी जो समिति द्वारा सिफारिश के द्वारा लाया गया, तो आपको बताएं 1976 में की बात कर रहे हैं अपन। कब की बात कर रहे हैं मेरे लाड लोग? 1976 की बात कर रहे हैं। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का बहुत बड़ा रोल था 42वें संविधान संशोधन में भी। और रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न आया, कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं? देखिएगा, लघु संविधान की बात आए तो 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला भारतीय संविधान में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान में समानता का अधिकार के 5 अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं। तो ये समानता के अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? आप इसका उत्तर बताइएगा, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक ये समानता के अधिकार दिए गए हैं? तो बिल्कुल उत्तर बताइएगा, 14 से 18, 15 से 20, 16 से 20, 13 से 17। तो बताइएगा उत्तर। अगर आपने इसका उत्तर चूज कर लिया है ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए? RS सरकारिया, बिल्कुल रणजीत सिंह सरकारिया की मैं बात कर रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं न्यायाधीश रहे हुए हैं। तो बात कर रहे हैं अपन इसमें ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल सोचिए, समझिए, गैस कीजिए, अनुमान लगाइए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं इस प्रकार के उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करते हैं, संघ और राज्य में मध्यों के जो राज्यों के मध्य संबंध है उसकी जांच करने के लिए अगर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है मेरे लाडलों। बिल्कुल आपने सही बताया है। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंधों की जाँच करने के लिए कौन से ईयर की मैं बात कर रहा हूँ? 1983 की मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी आयोग गठित किया गया था। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। तो आप बताना सरकारी आयोग के संबंध किससे हैं? बताना सेंटर और स्टेट के मध्य रिलेशनशिप से इनका संबंध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद का गठन होता है? बिल्कुल ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राज्य परिषद की बात हुई है, कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है। अगर ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया, बिल्कुल राइट आपने क्लिक किया। 263 अनुच्छेद बताया, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है, बिल्कुल शानदार आपने उत्तर बताया इसका। ऑप्शन नंबर बी ही इसका उत्तर आने वाला है। और इसका अध्यक्ष की बात करें तो अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। काफी लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखना, राष्ट्रपति इसमें नहीं आने वाला है। ऑप्शन में अगर राष्ट्रपति मिले तो बिल्कुल गलत आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताना है प्रधानमंत्री, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? देखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। आपको पता है अपने भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 352 अनुच्छेद आपने नहीं देखा क्या? 356 अनुच्छेद आपने नहीं पढ़ा क्या? अब बात कर रहे हैं 360 की, और 360 अनुच्छेद में कौन सा आपातकाल है मेरे लाडलों? वित्तीय आपातकाल है। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर क्लिक कर दिया तो बिल्कुल राइट है। अभी तक एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया है। वैसे आपातकाल की बात करें अपन, 352 की बात करें तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है अपने देश में, 3 बार लगा। उस पर भी बातचीत कर लेंगे, आगे वाले प्रश्न में आएगा, वो प्रश्न भी आने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पटवारी में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल राज्यसभा एवं लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से पढ़ना, अच्छे से उत्तर देना। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, डी इसी में आने वाला है। बात करते हैं 79, 80, 81, 3 अनुच्छेद आपको याद आते हैं कि नहीं आते? सरल कोड आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरल में स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। सरल आपको कोड याद रखना है। और इस संसद, ये जो लिखा हुआ है, कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? 79 में। क्या राष्ट्रपति संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनी होती है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है मेरे लाडलों? 79 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो इस प्रकार की सभी बातें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए? देखिएगा, कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का वकील के रूप में कार्य कर चुका हो जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो बिल्कुल अगर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर रहे हैं तो राइट आंसर है आपका 10 वर्ष तक उसको वकालत करनी होनी चाहिए। तो वो एक तरीके से योग्य हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से, इन दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 3 सेकंड का आपको समय मिलता है, अच्छे से डिटेलिंग के साथ में आप देखिएगा अच्छे से। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट आपने क्लिक किया है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से, यह पद्धति एक अप्रत्यक्ष पद्धति होती है मेरे लाडलों। इसमें जनता भाग नहीं लेती, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इसमें वोट डालता है। तो ध्यान देना, अनुपातिक पद्धति भी है ये, और एक तरीके से अप्रत्यक्ष पद्धति भी है। कौन से देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या होती है? विधानसभा का सदस्य क्या कहलाता है मेरे लाडलो? एमएलए। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपने क्लिक कर दिया ऑप्शन नंबर बी पर, 25 वर्ष आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, बिल्कुल शानदार आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। देखो पंचायत में सरपंच की बात कर लो, वार्ड पंच की बात कर लो, किसी की भी पद की बात करें तो कितने वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? अगर ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया 21 वर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 21 वर्ष होनी चाहिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? बिल्कुल राइट, अच्छा प्रश्न है। नगर पालिकाओं की बात की गई है, म्यूनसिपालिटीज की बात की गई है इसके प्रश्न के अंदर। तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया 74वां संविधान संशोधन, तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगर 73वें की बात करें तो मेरे लाडलो पंचायती राज को क्या दी गई है? संवैधानिक मान्यताएं दी गई हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1992 में। ध्यान रह जाएगा ये सभी प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बिल्कुल बताइएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अगर आपने उत्तर बताया ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति आपने बताया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बात करते हैं यूपीएससी की बात कर रहे हैं मेरे लाडलों, यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यूपीएससी का जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो आप क्या बताने वाले हैं? तो वो ध्यान रखें, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर ऑप्शन नंबर डी आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोकसभा हेतु चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा चाहिए। देखिएगा, लोकसभा की बात कर रहे हैं अपन, एमपी की बात कर रहे हैं हम, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, सांसद की बात कर रहे हैं। कोई भी सांसद चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति है तो उसके लिए न्यूनतम आयु आपने अगर 25 वर्ष बताई है, सी ऑप्शन आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है मेरे लाडलो, बिल्कुल सही है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होने वाला है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है मेरे लाडलों, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं, सदन होते हैं। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जबकि अपने बात करें 6 राज्यों में क्या है मेरे लाडलों? विधान परिषद है। पहले 7 में थी, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं रखी गई है इस बार, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट से यह प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट टॉपिक से। तो बताइएगा कौन से अनुच्छेद में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दे रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के? अगर ऑप्शन नंबर आपने बी पर क्लिक किया, अनुच्छेद 131 पर क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो वह मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, जिसको मूल अधिकारिता वाला भी कह सकते हैं अपन। ये सब बातें मैंने टॉपिक वाइज वाले आप सेशन में देख सकते हैं जाकर के, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये सब मामला। क्वेश्चन नंबर 20, बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में कब विभाजित किया गया? देखिएगा, बम्बई प्रांत हुआ करता था, मैंने 11 प्रांत आपको बताए थे, 11 प्रांत में से एक बम्बई भी प्रांत था। बम्बई जब टूटा तो बम्बई से 2 राज्य बने, एक तो बना महाराष्ट्र, एक बना गुजरात। तो गुजरात तो 15वां राज्य बना कि नहीं बना? बिल्कुल 15वां राज्य बना। महाराष्ट्र तो वो कब वो रह गया बम्बई के लिए। तो ये 1960 वाला अधिनियम था, ऑप्शन नंबर ए आपको क्लिक करना है। तो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 वाला मामला इसके अंदर सेट होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीश की बात हो रही है। जिला न्यायाधीश मतलब 70 न्यायालयों में, जिलों में प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होता है, उसमें जिला न्यायाधीश की बात हो रही है। तो उन न्यायाधीशों की नियुक्ति आपने जिला न्यायाधीशों को 233 अनुच्छेद के अंतर्गत देखा होगा। 233 में ही ये 33 वाला जो मामला है, ये जिला शब्द भी इसी अनुच्छेद में उल्लेखित हुआ है, 233 अनुच्छेद में ही। अगर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक कर दिया, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल राइट इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। राज्य का राज्यपाल ही इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बताए? एसटी की बात हुई है मेरे लाडलो, एसटी आयोग की बात हुई है। अगर अपन क्रम से मैं बताने का आपको प्रयास करूं, एससी फिर एसटी फिर ओबीसी, ये तीनों आयोगों को भी संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। एससी की बात करें तो एससी जो है
अनुच्छेद 338 में, एसटी की बात करें 338A में, और ओबीसी की बात करें 338B में। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। ये 338B तो अभी नया अनुच्छेद जुड़ा है मेरे लाडलों। तो ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर तो होने वाला है बी ऑप्शन। एसटी के लिए पूछा है तो एसटी के लिए आपको बताना है 338A। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अच्छे से डिटेलिंग के साथ में आप पढ़िए इस प्रश्न को, ऑप्शन को देखिएगा। आपको 3 सेकंड का समय इस प्रश्न में दिया जाता है, आप अच्छे से समझिएगा। 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। देखिएगा, बात करें राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। वैसे बात करें राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की बात हो रही है तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आप कहोगे फिर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से 1/3, 1/3, 1/3 2 वर्ष में होंगे तो टोटल मिलाकर के 6 वर्ष इनका कार्यकाल हो जाता है। तो इस पर चांस लेना है तो ऑप्शन नंबर ए पर ही चांस लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है। ये सबसे सिंपल प्रश्न है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पर हो रही है। 3 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए पर आपने क्लिक किया, अमेरिका के संविधान से आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। ए ऑप्शन इसमें होने वाला है उत्तर। बिल्कुल शानदार आपने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न पर, और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आपने अनुच्छेद याद किए हैं नागरिकता से संबंधित। और नागरिकता का भाग तो आपको पता ही है, नागरिकता का संविधान में भाग है 2, 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक नागरिकता के भाग अनुच्छेद दिए गए हैं। तो संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, नियमित कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया, अनुच्छेद 11 आपने बताया तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर लेना इस प्रश्न का। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री की बात यहाँ पर की गई है। तो प्रधानमंत्री तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है मेरे लाडलों, पर न्यूनतम बात की गई है तो न्यूनतम कम से कम लोकसभा का भी सदस्य बनता है तो कम से कम 25 वर्ष तो होना ही होना चाहिए। अरे 25 वर्ष तो क्या होना चाहिए, सदस्य की आयु होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। राइट आंसर इसका होने वाला है बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की? बिल्कुल बताइए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली की गई थी, शुरुआत की गई थी कि वहाँ से चुनाव भी उम्मीदवार ही मुसलमान बनेगा, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई थी। बताइए, आप बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया, 1909 वाले मार्ले मिंटो अधिनियम पर आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है 1909। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति को प्रारूप समिति बोल दो, ड्राफ्टिंग कमेटी बोल दो, पांडुलेखन कमेटी बोल दो, या फिर बोल सकते हो आप मसौदा समिति। आर्मी में प्रश्न आया था, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी समितियों के एक समिति है, नाम अनेक हैं, तो बात की करते हैं अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, प्रश्न आने की प्रबल संभावना। बिल्कुल प्रश्न आने की प्रबल संभावना। सोचिए समझिएगा, राज्यसभा में जो सदस्य का निर्वाचन होता है उस निर्वाचन में कौन भाग लेता है? आपके पास में है 3 सेकंड का समय। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, डिटेलिंग के साथ में पढ़ना मेरे लाडलों। अगर आपने पढ़ लिया और आपने क्लिक कर दिया मेरे लाडलों, ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर दिया, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बहुत सिंपल प्रश्न है, ये तो प्रश्न अपन कर चुके हैं। कमल राष्ट्रीय पुष्प है, ये अपन बात पहले ही कर चुके हैं मेरे दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? बताइएगा कितने प्रकार के न्याय हैं? मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई नहीं पढ़ाई बताइए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 न्याय मैंने बताए कि नहीं बताए? बिल्कुल इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। शानदार इसका उत्तर होने वाला है, ध्यान रखना। इन न्याय की व्यवस्था कौन से देश से ली गई? जहां कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, तो वहीं से क्या लिया गया है मेरे दोस्तों? न्याय लिया गया है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको ध्यान रखना है। मोस्ट 50 क्वेश्चन है, थोड़ा समय लग सकता है पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बात करते हैं 32% की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? बिल्कुल राज्यसभा के स्थानों, राज्यसभा की सीटों से संबंधित कौन सी अनुसूची है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी? तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, तो बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। अगर आपने उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी चूज किया है, चौथी अनुसूची बताई है, तो बिल्कुल राइट आपने उत्तर बताया है। राजस्थान से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। और बात करें सबसे ज़्यादा यूपी की कितनी सीटें हैं? 31। तो ये सारी जो सारणी है, टेबल है, ये कौन सी अनुसूची में मिलेगी अपने को? कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में मिलेगी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यकाल की स्थापना हुई थी? सबसे पहले लोकायुक्त की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। लोकायुक्त का कार्य, जो कार्यालय है, कार्यकाल नहीं है, कार्यालय की बात कर रहे हैं। ये लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले कौन से राज्य में हुई थी? ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं। अगर आपने क्लिक कर दिया ऑप्शन नंबर ए पर, महाराष्ट्र आपने क्लिक किया, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, बिल्कुल शानदार आपका आंसर है। महाराष्ट्र ही इसका उत्तर होने वाला है, बिल्कुल सही आपने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बात कर रहे हैं प्राक्कलन समिति की बात कर रहे हैं। अनुमान समिति भी इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो स्थायी समितियों में आती है संसद के में, इन सभी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगर ऑप्शन नंबर ए आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, शानदार आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? बिल्कुल कितने प्रकार के आपातकाल का मैंने शुरुआत में भी इस वीडियो में बताया। 3 प्रकार के आपातकाल मैंने बताया कि नहीं बताया आपको? अनुच्छेद 352 मैंने बताया कि नहीं बताया? 356 मैंने बताया कि नहीं बताया? 360 मैंने बताया कि नहीं बताया? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, ये सभी बात मैंने कही। राष्ट्रीय आपातकाल, और एक बात करें राज्यों के अंदर आपातकालीन अवस्था मैंने बताई, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं। और 360 मैंने बताया वित्तीय आपातकाल। ये सभी आपातकालों की बात अपन पहले कर चुके हैं मेरे दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया? देखिएगा प्रश्न बहुत अच्छा है। मूल कर्तव्य कौन सा नया जोड़ा गया है? 11 मूल कर्तव्य टोटल हो चुके हैं मेरे दोस्तों। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। तो देखिएगा अगर ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर रहे हो बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए, तो बिल्कुल राइट आपका आंसर है, बिल्कुल शानदार आपका आंसर है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य परिस्थितियों में सरकार या पुलिस किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर या मारपीट कर श्रम के विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं कर सकती। मूल अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद का यह प्रावधान करता है? बिल्कुल शानदार उत्तर है, शानदार प्रश्न भी है और उत्तर भी शानदार देने वाले हो। इसमें 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। अगर अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो अपराधों से दोष सिद्धि का संरक्षण अगर आपने देखा है अनुच्छेद 20 में, तो कौन सा अनुच्छेद 20 का कौन सा पार्ट है? तो ये विरुद्ध गवाही के विरुद्ध आपको बाध्य नहीं कर सकती पुलिस भी और सरकार भी नहीं कर सकती है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी आपने क्लिक किया तो बिल्कुल राइट अपना आंसर है। 20(3) आपको बताना है, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार वरीयता अनुक्रम निम्न में से सबसे पहले कौन है? देखो जिस प्रकार से ऑप्शन दिए गए ना उसके अंदर क्रम जचाना है आपको। तो सबसे पहले तो देखो राष्ट्रपति होता है, इसमें है क्या? नहीं है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति है क्या? नहीं है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री है क्या? बिल्कुल प्रधानमंत्री आ गया, तो प्रधानमंत्री इसमें उत्तर होने वाला है। और फिर इसके बाद में होने वाला है राज्यपाल, और उसके बाद में होने वाला है भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद में उप प्रधानमंत्री होने वाले हैं, और उसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। तो इस प्रकार के क्रम है मेरे लाडलों। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखी है, देखना। मैंने प्रोटोकॉल के बारे में बता रखा है, प्लेलिस्ट में देखना। सभी के प्रोटोकॉल मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर, ठीक है? तो देखिएगा जा करके। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ये प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर आप चुन रहे हो उसका सी, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो बिल्कुल शानदार आपने बताया, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। किसकी? राज्यपाल की। वेरी गुड, थैंक यू आपको, बिल्कुल शानदार आपका उत्तर है। नेक्स्ट
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। देखिएगा, प्रथम राजकीय भाषा आयोग की बात हो रही है, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत की बात हो रही है। आपको 3 सेकंड का इसके अंदर समय दिया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, डिटेलिंग के साथ में बताना पड़ेगा आपको। अगर ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में, तो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल शानदार आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान को मूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखिएगा, मूल रूप से भागों की विभाजित की बात हुई है, कितने भाग टोटल हैं? तो आप वर्तमान में तो बता सकते हो 22 भाग। इस प्रश्न का उत्तर भी 22 होने वाला है। वैसे संशोधित भाग देखें तो संशोधित भागों की संख्या बतानी है 25। कितने मेरे लाडलों? 25। आपको ऐसे कैसे हो सकता है? अरे ऐसे ही है मेरे लाडलों। क्यों? देखो, नया अनुच्छेद, नया भाग एक जुड़ा नहीं, 4 के जुड़ा नहीं जेड़ा बताओ। एक भाग आपके 9 ख को भी अलग से जोड़ा गया है। बात करें 9 क को भी अलग से जोड़ा गया है, 14 क को भी अलग से जोड़ा गया है। तो 4 तो जुड़े, 22 पहले थे, 4 जुड़े तो आप कहोगे 26 हो गए। अरे 26 हो गए, एक हट भी तो गया। हट कौन सा गया? 7वां। तो कुल मिलाकर के रह कितने गए? 25। तो इस प्रश्न पर डाउट नहीं करना है आपको। संविधान के संशोधित भाग 25 बताने हैं और आपको बताना है वर्तमान में भाग तो कितने हैं? 22 ही हैं। संशोधित भाग पूछे तो आपको 25 बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? देखिएगा, हाई कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने की उसकी आयु है 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट में है तो कितनी है? 65 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? देखो, पंचायती राज का प्रारंभ देखें तो कहाँ हुआ है? नागौर में, सीकर में, नागपुर में, पश्चिम बंगाल में। तो देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं पंचायती राज की, तो पंचायती राज आपको पता नहीं चल रहा क्या? नागौर का बगदरी गांव आपको याद नहीं आ रहा क्या? 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नागौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है? बिल्कुल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। चुनाव के दिन से, पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से, शपथ ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से। देखिएगा, शपथ ग्रहण को ही बोलते हैं पद ग्रहण करने के दिन से। पद ग्रहण बोल दो या शपथ ग्रहण, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है। राइट आंसर सी होगा इस प्रश्न का। बात करते हैं 45। कोई धन विधेयक बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों की संयुक्त सत्र में। बात करते हैं मनी बिल की। मनी बिल बोलते हैं, धन विधेयक को बोलते हैं। धन विधेयक की बात मैंने पहले कर चुका हूं, मैं आपके सामने सभी विधेयकों के प्रकार में बता चुका हूं। तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, आपको ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से यह बिल पेश किया जाता है। केवल धन विधेयक की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं बच्चों का निर्धारण किया जाता है। वेतन एवं भत्तों का, अरे बच्चों का निर्धारण नहीं है मेरे लाडलों, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है। बच्चों का निर्धारण कौन करेगा? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण है यहाँ पे, बच्चों का नहीं है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, माफ़ी मांग लेता हूँ मैं आपसे। ठीक है। तो राज्य सरकार के मंत्रियों का निर्धारण आप बताना राज्य विधानसभा द्वारा। बिल्कुल, राज्य की विधानसभा ही इनका निर्धारण करती है कितना इनको वेतन मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? बिल्कुल, ये प्रश्न तो आया हुआ है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44 की बात कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। गोवा में ये लागू की गई है। बिल्कुल शानदार, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास में है? अगर न्यायाधीशों की वृद्धि करनी है तो ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने क्लिक किया है संसद न्यायाधीशों की संख्या में क्या कर सकती है मेरे दोस्तों? वृद्धि कर सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2 बार तो बिल्कुल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होने वाला है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बताया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको यह प्रश्न आता है तो बिल्कुल डिटेलिंग के साथ में उत्तर बताना, बहुत अच्छा मेरे को लगने वाला है। जितना आप इसके बारे में जानते हैं तो इसके बारे में डिटेल से प्रश्न का उत्तर बताना। देखता हूँ कमेंट बॉक्स में सबसे लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो को किसने देखा और किसने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तो देखिएगा, मैं आपको ये बताता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको सभी को बताना है, डिटेलिंग के साथ में बताना है। मैं आप सभी के प्रश्न का कमेंट का इंतजार भी कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार भी करना पड़ेगा।
और मैं टॉप 20 टॉप 50 प्रश्नों का जो क्रम लेकर के आ रहा हूँ, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके रहने वाले हैं, तो इन प्रश्नों का रिवीजन भी कीजिए आप, और सभी टॉपिकों को एक तरीके से सार देखते हुए जितने भी 300-400 प्रश्न मैंने पॉलिटिकल साइंस से बना रखे हैं उन सब प्रश्नों से मैं आपको अवगत कराने वाला हूं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की रणनीति बनाएं और अपना एग्जाम पास करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।